क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया। चलो, वी आर हियर विथ अनदर चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मैटर के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी कि मैटर एक्चुअल में होते क्या है एंड हाउ कैन वी फिजिकली क्लासिफाई द मैटर्स इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम लोगों ने मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुकी थी लास्ट वीडियोज में। अब हम लोगों को इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बात करना है मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या? तो भाई हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा किसी भी सब्सटेंस को दो पर्सपेक्टिव से क्लासिफाई करते हैं। एक तो सबसे पहला फिजिकली, कि एक्सटर्नली हमको देख के वो किस तरीके का दिखता है, और दूसरा हम लोग उसका पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की इंटरनली पार्टिकल बेसिस पे उसका कंस्टिट्यूएशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर चैप्टर विथ मी। ठीक है, मैं हूं राशि सारिया फ्रॉम पारंगत एजुकेशन। चलो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। अब मिक्सचर्स पे एक्सप्लोर करने के पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैटर क्या होता है ये तो हम सबको पता ही है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट मैटर्स, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस भी किया है, ऑल्दो क्लासेस में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो एनीथिंग that has a space that occupies a space and have a proper mass is called as matter। उन ऐसी सारी चीजों को जिनका एक प्रॉपर मास होता है, वो किसी ना किसी टाइप के स्पेस ऑक्यूपाई करती है नेचर में, उन सभी चीजों को हम लोग मैटर कंसिडर करते हैं। अब ये जो मैटर है और ये जो चीजें हैं जो हम लोगों को हमारे सराउंडिंग में दिखती है, ऑलमोस्ट सारी चीजों को हम मैटर बोलते हैं। अब हमारे सराउंडिंग में हमें कुछ सॉलिड चीजें भी दिखती है, कुछ लिक्विड चीजें भी दिखती है, एज वेल एज कुछ गैसियस चीजें भी दिखती है। गैसेस दिखती नहीं है ऑल्दो, लेकिन हम उनको फील कर पाते हैं। तो हम लोगों ने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुका था। अब हम लोग पढ़ते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जो मैटर है इसको केमिकल बेसिस पे, मतलब इसके पार्टिकल बेसिस पे मैं मैटर का क्लासिफिकेशन करती हूँ इनटू फर्दर टू कैटेगरीज दैट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, दो स्टूडेंट्स है, एक के घर में, दोनों के घर में जो है वो मिल्क आ रहा है, लेकिन ए स्टूडेंट जो है उसके घर में जो मिल्क आ रहा है वो बहुत ही प्योर क्वालिटी का है, बहुत ही ज्यादा प्योर है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा प्योर है। मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने उसकी मिल्क की क्वालिटी को एक पर्टिकुलर वर्ड से स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज प्योरिटी और प्योर। वाइल बी जो स्टूडेंट है उसके घर में जो मिल्क आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत क्या है, मिलावट है, थोड़ी बहुत अदर चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा प्योर नहीं है। वाइल ए स्टूडेंट जो था उसके घर पे जो मिल्क आ रहा था उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्योर थी। तो बेसिकली आई हैव जज्ड दैट मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी। उसकी प्योरिटी के बेसिस पे मैंने क्या किया, उस मिल्क की क्वालिटी को जज किया। अब हम प्योरिटी को जज कैसे करते हैं? तो अगर नॉर्मल पीपल है तो हम लोग नॉर्मल पीपल के इसमें, मतलब एज अ नॉर्मल पीपल वी जज द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग कि उसमें पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर टाइप का एडल्टरेशन है या नहीं है। अडल्टरेशन मतलब मिलावट है या नहीं। ठीक है, और दूध में आपको पता है जनरली किसी ना किसी चीज की मिलावट जो है वो देखी जाती है, इधर पानी मिलाया जाता है या सर्फेक्टेंट्स मिलाए जाते हैं। तो प्योर बोलने का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही रहना चाहिए और किसी दूसरे पार्टिकल के या और किसी दूसरे सब्सटेंस की मिलावट या अडल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम हम लोग मैटर को भी इसी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैटर जो है, नेचर में जितने भी टाइप के मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या सारे के सारे प्योर नेचर के होंगे क्या? बिल्कुल नहीं मैम, हो सकता है कुछ प्योर हो और कुछ इम्प्योर हो। तो प्योर होते हैं उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है और उनको हम क्यों प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं? भाई जो इम्प्योर है उनको क्यों हम इम्प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं? इसी के बेसिस पे हम लोगों को स्टार्ट करना है आज का ये सेशन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे लिए कोई भी प्योर सब्सटेंस मतलब वो प्योर क्यों हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि उसमें किसी भी टाइप का अडल्टरेशन नहीं पाया जाएगा। मतलब क्या मैं प्योर सब्सटेंस के लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि प्योर सब्सटेंस जो है वो बना हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री बेसिस पे एज अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। अगर हम लोग प्योरिटी को जज करेंगे तो हम लोग जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल और पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के लिए मेरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्योर सब्सटेंस वो होंगे जो कि बने हुए होंगे, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब वो बने हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से। वाइल ऐसे भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ मैटर ऐसे भी है नेचर में जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंस। इसी मिक्सचर को मैं क्या बोलती हूँ बच्चों? इम्प्योर सब्सटेंस।
ठीक है, एक प्योर है तो एक होगा कैसा, इम्प्योर, और उन्हीं इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स मतलब क्या, मिक्सचर्स मतलब उसमें कॉम्बिनेशन होगा, एक से ज्यादा चीज होगा। तो बेसिकली मैं मिक्सचर्स को बोल सकती हूँ कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब ये एक या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बने हुए होंगे। इज इट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट है मैम। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है भाई, ये नेचर में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये फर्दर और दो कैटेगरीज बना के एग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे नेचर में फर्दर और दो टाइप्स के। कुछ प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, और कुछ प्योर सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने क्यों अलग कैटेगरीज में रखा और दोनों को क्यों प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे बात करेंगे आगे। ठीक है, वैसे ही हमारे जो मिक्सचर्स है उनके भी फर्दर सब टाइप्स है भाई। अब नेचर में जितने भी मिक्सचर्स है जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही टाइप के हो या एक जैसे दिखने में हो, सब अलग अलग दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर टाइप के मिक्सचर है, एक आपको दिख रहा है पर्पल कलर का सॉल्यूशन, एक आपको दिख रहा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और नीचे जो है थोड़ी बहुत इंप्योरिटी सेटल्ड वाला मिक्सचर। तो ये दोनों मिक्सचर क्या देखने में एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर देखने में डिफरेंट दिख रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि उनको क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विशेबल बना रहा है। तो वो डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर particle composition or their uniformly mixed or not. They are classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अब we all know homo का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो मैंने आपको भी दो टाइप के मिक्सचर्स दिखाए, उसमें एक था ट्रांसपेरेंट टाइप का, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकते, कलरफुल था, लेकिन ऑल्दो आपको उसमें उसके पार्टिकल्स नहीं दिख रहे थे कि मैंने उसमें क्या चीज मिक्स की है जिसकी वजह से उसका कलर पूरा का पूरा पर्पल हो गया है और पिंक कलर का हो गया है। तो आप जो है वो बता नहीं सकते कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है और किस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, मतलब देयर कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, उनका कंपोजिशन कैसा होता है, थ्रू आउट सेम ही होता है, मतलब हर जगह से दिखने में सेम ही दिखेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पे सेक्शन वाइज आपको सेपरेबल बाउंड्रीज नहीं दिखने वाली है। ठीक है, वही एक दूसरे टाइप के मिक्सचर होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें नीचे एक सटल लेयर दिख रही थी, हमको सेपरेबल बाउंड्रीज दिख रही थी, उस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। हेटेरो का मतलब ही होता है क्या, डिफरेंट। मतलब जैसे ही आप इस टाइप के मिक्सचर्स को बनाने के बाद थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे भाई, वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वापस मिक्स करोगे तो वापस सस्पेंड हो जाएंगे, फिर वापस सेटल डाउन हो जाएंगे। तो भाई मिक्सचर्स में भी हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिली है। ठीक है, तो इन दोनों के चीजों पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में थोड़ा, और उसके पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, क्योंकि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिफोर मिक्सचर के ऊपर जाने के पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में होनी चाहिए, बिकॉज 10th में ये चैप्टर डायरेक्टली फिर से रिपीटेड है इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें आपको एलिमेंट्स के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है बहुत सारे, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। तो आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं थोड़ी बहुत चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, प्योर सब्सटेंसेस हमारे लिए वो होंगे जो कि बने हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से। किससे बने हुए होंगे? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। और ये पार्टिकल्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पार्टिकल्स कौन होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी आयंस। ठीक है, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होगा? ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस जो कि बने हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से, उनमें और किसी दूसरे पार्टिकल का अडल्टरेशन या और किसी दूसरे टाइप के पार्टिकल की मिलावट नहीं पाई जाएगी। अब हम लोगों ने बोला भाई ये प्योर सब्सटेंस जो है वो नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स और क्या होते हैं कंपाउंड्स? तो बेसिकली मैंने इनको इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज में रखा क्योंकि दोनों होते भी डिफरेंट है और बनते भी अलग अलग है। कैसे बनते हैं? तो भाई एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर दी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है ये? दिस आर दी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये सबसे बेसिक फॉर्म है मैटर की, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जिसको आप फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। और ये हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? तो ये हम लोगों को जनरली मिलता है अर्थ क्रस्ट पे ज्यादा से ज्यादा, जो कि नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया। टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर वेल आइडेंटिफाइड। कितने एलिमेंट्स वेल आइडेंटिफाइड है? 118।
उनमें से 92 एलिमेंट्स कुछ जो है वो नेचुरली हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे आपको पता होगा आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे हम लोगों को माइंस के थ्रू या अर्थ क्रस्ट में जो है मिलते हैं। फिर हम लोग उनको उनके ओर फॉर्म से आइसोलेट करने के बाद उनको उनके प्योरीफाई फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट आउट करके प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक वाले पॉइंट ऑफ सेपरेशन टेक्निक वाले सेशन में। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये सबसे बेसिक फॉर्म है मैटर के, मतलब इनसे छोटा और कोई नहीं है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो तो क्या एग्जांपल हो गए ऐसे टाइप के एलिमेंट्स के? तो कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है, जैसे सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। ये किसके एग्जांपल्स है? एलिमेंट्स के एग्जांपल्स है। बट व्हाट आर कंपाउंड्स? तो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, और कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। कैसे कंबाइन हो जाते हैं? केमिकली। सी बेटा, यहाँ पे केमिकली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दो सब्सटेंस लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स कर दिया तो वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, इट विल फॉर्म अ मिक्सचर। वो क्या बनाएगा? एक टाइप का मिक्सचर बनाएगा। कंपाउंड बनने के लिए हमेशा दो सब्सटेंसेस को कैसे कंबाइन होना पड़ेगा? केमिकली। मतलब देयर इज ऑलवेज अ केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दोस टू एलिमेंट्स। जब भी दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो बनाएंगे एक नया टाइप का कंपाउंड। क्योंकि आपको पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट होती है, जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक टाइप का नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, और उस नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है। सेम वैसा ही होता है हमारे कंपाउंड के साथ। ठीक है, कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे पानी है H2O, CO2, HCl, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे आगे सेपरेशन टेक्निक्स में। NC6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके? कंपाउंड्स के। ठीक है, अब क्यों मैंने ऐसा बोला कि कंपाउंड्स बनते टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो चेंज इसलिए होती है क्योंकि आप देखो वाटर बनाते टाइम पे दो सब्सटेंस, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। दोनों अगर गैसियस फॉर्म में है और दोनों जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज वाटर। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन में बोला कि प्योर सब्सटेंस तो वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं, दैट इज सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। तो मैम यहाँ पे तो दो टाइप के पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन कंबाइन कैसे हो रहे हैं भाई? कंबाइन हो रहे हैं केमिकली। केमिकली कंबाइन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि केमिकली जुड़ा हुआ है, और उसकी आइडेंटिटी इन दोनों से एंटायरली डिफरेंट हो गई है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती है, बट वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है? वाटर जो है वो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। मतलब यहाँ पे बना एक नया टाइप का प्रोडक्ट। अगर नया टाइप का प्रोडक्ट बना तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ऑब्वियसली, बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हमने बोला डेफिनेशन में कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे एक ये एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट हो गया, दोनों केमिकली कंबाइन हो रहे, दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है। हाइड्रोजन बना हुआ होगा इसके अपने एटम से, ऑक्सीजन बना हुआ होगा इसके अपने एटम से, बट जब दोनों कंबाइन हुए और दोनों ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, दैट इज वाटर बनाया, तो वाटर क्या बना? वाटर बना कंपाउंड। क्यों मैंने इसको एक नया नाम दिया? क्यों मैं इसको कंपाउंड बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी अलग होंगे। ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों एटम्स मिल के बनाएंगे नया टाइप का पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो इस वाटर के अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इस वाटर के अंदर बहुत सारे H2O के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहने वाले हैं। अब बहुत सारे H2O के ही मॉलिक्यूल है ना, कहीं पे भी NaCl या फिर किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है, या किसी दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए कंपाउंड्स भी हमारे लिए क्या होते हैं भाई? प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी बच्चों हम लोगों ने फर्दर और 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। अब मैम एलिमेंट्स का क्यों ग्रुप बनाया? तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब अब मैंने आपको बोला कि टिल नाउ 118 एलिमेंट्स जो है वो वेल आइडेंटिफाइड है, जिसमें से 92 समथिंग कुछ एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है, एंड बाकी के जो है वो आर्टिफिशियली हम लोगों ने लेबोरेटरीज में उनको सिंथेसाइज किया है। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो प्लेस्ड है। तो एलिमेंट्स के का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लोगों ने किया? तो भाई एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमने किया इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। भाई आपको भी पता है कि 118 एलिमेंट्स है,
तो इनका नाम याद करना पहले तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाली बात है। चलो मैम एक बार हम नाम तो भी याद कर ले, लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स की आप बोलोगे कि आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम साथ में कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को फर्दर और छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेंगे, दे विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो मतलब अगर आपने इन ग्रुप के एक दो भी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, तो उसको उस ग्रुप को बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स की, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो फॉर एग्जांपल, आपका क्लास 9 का ग्रुप है। ठीक है, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनका क्लास 9 का एक ग्रुप है। अगर मैं आपको क्लासिफाई करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कूल, तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको अलग अलग स्कूल्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों अलग अलग स्कूल के बेसिस पे क्लासिफाई करना है मैम? पढ़ा तो आप सेम ही रहे हो, स्कूल्स में भी सेम ही पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, कभी कभार होता है कि कुछ स्कूल में डिफरेंट सिलेबस पूछा जा रहा है एग्जाम में, कुछ स्कूल में डिफरेंट सिलेबस पूछा जा रहा है, तो भाई जिनका सेम सिलेबस होगा मैं उनको सेम तरीके से टीच कर पाऊंगी, जिनका सेम सिलेबस होगा मैं उनको सेम तरीके से टीच कर पाऊंगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एक सिमिलर कैटेगरी को, एक सिमिलर स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी सेम होगा। मतलब उनमें से अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी मुझे अगर सिलेबस बता दिया, तो अल्टीमेटली उस पूरे ग्रुप का सिलेबस जो है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होने वाला एलिमेंट्स के साथ, हमारे जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दी है इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। किस बेसिस पे? तो कुछ फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर देयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपीरियंस। अपीरियंस मतलब अगर मैं बात करती हूँ मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली हम लोगों को दिखने में कैसे दिखते हैं? काफी शाइनी नेचर के दिखते हैं। जैसे मैंने ये रिंग पहनी हुई है, सिल्वर कलर की है। ठीक है, सिल्वर की है बेसिकली, तो सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? तो बेसिकली ये मेटल से बने हुए होते हैं। और ये जो मेटल्स है इनमें एक शाइनी अपीरियंस होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्टरसनेस। ठीक है, तो मेटल्स आर शाइनी इन अपीरियंस, मेटल्स शो लस्टरस प्रॉपर्टी व्हाइल नॉन मेटल्स डू नॉट। ठीक है, तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जिसके बेसिस पे आप मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टेट। स्टेट मतलब जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कुछ एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई फॉर्म में रहेंगे, कुछ एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, कुछ जो है वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मेटल्स की, तो जनरली मेटल्स जो है ज्यादा से ज्यादा मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई फॉर्म में रहते हैं। कैसे फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, एक्सेप्शन है एक मर्क्यूरी। जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, सबने सुना होगा, कोटा फैक्ट्री सबने देखी होगी। ठीक है, तो एक्सेप्शन मतलब क्या कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल। ठीक है, ये बाकी सारी प्रॉपर्टी मेटल की शो करता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है, किसमें? स्टेट में मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड नेचर का है। आप सबको पता है, हम लोग थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी का यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी अबव रहता है, काफी हाई है, इसलिए हम लोग जो है उसको टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल में वैरायटीज है। कुछ नॉन मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सल्फर एंड फॉस्फोरस की, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई फॉर्म में। कुछ जैसे एक नॉन मेटल है कॉल्ड एज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ नॉन मेटल है जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये रूम टेम्परेचर पे ही गैसियस फॉर्म में है। तो नॉन मेटल में आपको वैरायटीज देखने को मिलती है स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जनरली जितने भी मेटल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हार्ड। एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन इज देयर, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन इजीली कट बाय नाइफ। ठीक है, आप उनको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। एंड सोडियम जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव मेटल है, आपको पता है, हम लोगों ने वीडियोस भी डाले हैं उसके ऊपर कि वो पानी के साथ कैसे विगरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, आप वॉच कर सकते हैं वो वीडियोस। तो सोडियम जो है पानी के साथ एज वेल एज ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए इट इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। एंड ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, इनको इजीली आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, बाकी किसी मेटल्स को नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हार्डनेस में जनरली नॉन मेटल की, फॉर एग्जांपल कार्बन, ग्रेफाइट, आपके पेंसिल की लीड होती है ना, कैसे पट से टूट जाती है, अगर ज्यादा प्रेशर लगा लो तो टूट जाती है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होते, वो कैसे होते हैं? वो ब्रिटल नेचर के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो टूट के टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एनी सब्सटेंस। अब आपको पता है कि अगर हम लोगों ने मेटल को बोला है कि मेटल जनरली सॉलिड है, तो सॉलिड्स की तो डेंसिटी हाई होती है, इसलिए मेटल की भी डेंसिटी कैसी होती है बेटा? हाई होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो इनकी डेंसिटीज जनरली लो होती है। ठीक है, डक्टिलिटी।
What is ductility? तो ductility basically it is the property of a metal by which they can be drawn into thin wires. आपको पता है मेटल की थीन वायर्स बनाई जाती है, कॉपर वायर्स को हम अपने घर में इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज मतलब क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स भी होते हैं, तो उनकी थीन वायर्स बनाई जाती है. गोल्ड इज द थिनेस्ट, मतलब तो गोल्ड की थीन से थीन फॉइल एज वेल एज थीन से थीन वायर बनाई जा सकती है. ठीक है, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स, एंड ये प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती, बिकॉज दे आर ब्रिटल. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी का मतलब है इनकी थीन शीट भी बनाई जा सकती है भाई, ऑफ कोर्स बनाई जा सकती है, हम लोग उनको यूज भी करते हैं, हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं. अपना खाना अगर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग अपना खाना जो है उस एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके लेकर जाते हैं, पैक करके लेके जाते हैं. ठीक है, तो मेलिएबिलिटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स, उनको बीट कर करके आप उनकी थीन शीट बना सकते हो. यही चीज, ये सेम ट्रीटमेंट हम नॉन मेटल के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं. तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल व्हाइल मेटल्स आर जनरली मेलिएबल. नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज. तो आपको पता है मेटल्स जनरली हम लोग बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं एज वेल एज हीट को भी कंडक्ट करते हैं. वाइल नॉन मेटल्स में जनरली ये प्रॉपर्टी लैक करती है. एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, मतलब कार्बन. अगर मैं कार्बन, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज नथिंग बट इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का ही फॉर्म है. अगर कार्बन का फॉर्म है तो कार्बन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सो ग्रेफाइट कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज. अब व्हाट इज अलॉय? तो अलॉय आएगा आगे, हम लोग जब सोल्यूशन की बात करेंगे तब. अलॉय क्या है? तो बेसिकली एक टाइप के मिक्सचर है जिसमें आप मेटल नॉन मेटल दोनों को मिक्स करके एक अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं, एंड मेजर पोर्शन जो है उनमें मेटल्स का होता है. ठीक है, इसलिए जनरली यहाँ पे लिखा है कि मेटल्स के ज्यादातर अलॉयज बनाए जा सकते हैं, वही नॉन मेटल के अकेले के अलॉय जो है वो नहीं बन सकते. ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं. दैट्स व्हाई हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं अपने घरों में. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए. नॉन मेटल्स का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर. दिस कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्लास 10 में, तब आप रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, जनरली ये सारी चीजें जो है वो पढ़ते हैं. तो रिएक्शन विद वाटर मतलब वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है जनरली? तो ज्यादातर मेटल करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते. एक्सेप्शन इज देयर क्लोरीन. आपको पता है क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो दिस आर द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, मतलब हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल वाले डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो मैम मेटलॉइड क्या होते हैं भाई? इनको क्यों ऐसा थर्ड अलग सा ग्रुप में रख दिया है? क्योंकि मैं इनको कंप्लीटली इसके ग्रुप में भी नहीं रख सकती, कंप्लीटली इसके ग्रुप में भी नहीं रख सकती. क्यों? क्योंकि ये जो है ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई. ये क्या शो करते हैं? दे शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन, किस किस के बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज? बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं. मतलब कुछ प्रॉपर्टी वो मेटल जैसी शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल जैसी शो करेंगे. एग्जांपल्स आर सिलिकॉन, जर्मानियम एंड एंटीमनी. ठीक है, तो इसीलिए इनको मुझे एक थर्ड ग्रुप में रखना पड़ा. मैं इनको कंप्लीटली मेटल के ग्रुप में नहीं रख सकती, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये बोलेगा मेरे जैसे भी तो प्रॉपर्टी शो करता है. कंप्लीटली इसके ग्रुप में भी नहीं रख सकती, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, ये बोलेगा मेरे जैसे भी तो प्रॉपर्टी शो करता है. इसीलिए हम लोगों ने मेटलॉइड्स को एक थर्ड ग्रुप में रखा. ठीक है, so this is all about the classification of elements which you are going to see again in class 10. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, दैट इज मिक्सचर्स के बारे में. मतलब हमारा एक्चुअल चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, इनको इम्प्योर क्यों बोला हमने? क्योंकि हम लोगों ने बोला कि हमारे लिए प्योरिटी मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होना चाहिए. मिक्सचर्स को हम लोगों ने क्या बोला कि मिक्सचर्स जो है वो हमारे लिए इम्प्योर सब्सटेंस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कॉम्बिनेशन है मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल का, एंड दिस पार्टिकल आर नॉट केमिकली कंबाइंड. मतलब यहाँ पे जब हम लोगों ने कंपाउंड की बात की थी तो कंपाउंड में हम लोगों ने बोला था कि वहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो केमिकली कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू मिक्सचर्स, जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर में कोई भी सब्सटेंस जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं होते. अगर केमिकली कंबाइन नहीं होते तो कैसे कंबाइन होंगे मैम? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कंबाइन होंगे. ठीक है, कैसे कंबाइन होंगे? फिजिकली कंबाइन होंगे. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अगर मेरे पास है आयरन फिलिंग्स, ठीक है, क्या है मेरे पास? आयरन फिलिंग्स. आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, और मेरे पास है सल्फर का पाउडर.
ठीक है, मेरे पास है सल्फर का पाउडर। इन दोनों के बीच में एक टाइप की रिएक्शन होती है, अगर मैं दोनों को हीट कर दूं तो दोनों जो है वो केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे एक टाइप का कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? FeS, आयरन सल्फाइड। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक टाइप का कंपाउंड बनाएंगे जिसमें दोनों जो है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हीट कर दिया। हीट कर दिया तो दोनों कैसे जुड़ गए? केमिकली जुड़ गए। अगर केमिकली कंबाइन हो गए तो इन्होंने फॉर्मेशन किया किसका? एक टाइप के कंपाउंड का। और हमको पता है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है। वाइल मैंने सेम आयरन फिलिंग्स लिए एंड सल्फर का पाउडर लिया और दोनों को क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स किया। क्या किया? दोनों को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स किया, नॉट केमिकली कंबाइंड। अगर मैं फिजिकली मिक्स करूंगी तो मेरे पास एक बाउल है, एक चाइना डिश है, उसमें मुझे क्या मिलेगा? उसमें मुझे आयरन फिलिंग्स भी मिलेंगे, उसमें मुझे सल्फर पाउडर भी मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर में हमेशा मिक्सचर बनते टाइम पे हमेशा दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स होंगे। अब आपको पता है कि आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस मिक्सचर्स में से आयरन को सेपरेट करना है और सल्फर को सेपरेट करना है तो मेरे लिए बहुत इजी अप्रोच है कि मैं क्या करूंगी, मैं एक मैग्नेट लूंगी, मैग्नेट को ऊपर से घुमाऊंगी, जो भी आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और सल्फर पाउडर वहीं रह जाएगा। सो हेंस वी अचीव द सेपरेशन। हम लोगों ने क्या किया? सेपरेशन अचीव कर लिया दो सब्सटेंसेस का इजीली, इजी फिजिकल मेथड के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वो कंबाइन ही फिजिकली हुए थे, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर बना था। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मैं कंपाउंड के साथ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी और ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है? इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। ये एक नया सब्सटेंस बन गया। और अब ये नए सब्सटेंस में जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो वो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करे, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया, अलग सब्सटेंस बन गया, उसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो गई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। मिक्सचर जब भी बनते हैं तो उसमें हमेशा पार्टिकल्स या फिर हमेशा जो सब्सटेंसेस है वो कैसे कंबाइन रहेंगे भाई? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली, नॉट केमिकली कंबाइन। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है ये भी देखने में हम लोगों को दो टाइप के दिखते हैं नेचर में जनरली। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस वी हैव क्लासिफाइड दोज मिक्सचर इनटू होमोजेनस मिक्सचर एज वेल एज हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा डिफरेंस पढ़ चुके हैं दोनों का। होमो मतलब क्या? मैंने बताया था आपको, होमो मतलब होता है सेम थ्रू आउट। मतलब ये जो मिक्सचर है ये हम लोगों को थ्रू आउट कैसे दिखने वाले हैं? सेम दिखने वाले। बताया था, देखो मेरे पास एक मिक्सचर है, मैंने क्या किया? मैंने पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। अब अगर आप देखो तो इस पूरी लेयर में आप डिस्टिंग्विश करके बता नहीं पाओगे कि किस लेयर में कहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल है, कहाँ पे पानी के पार्टिकल है। पानी ने पूरा का पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गेन कर लिया और ये बना एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैम ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो भाई इसी का एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इस टाइप के मिक्सचर्स में कहीं पे भी बता नहीं सकते कि पार्टिकल्स अलग अलग कहाँ है, पानी के पार्टिकल कहाँ है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। दिस इज होमोजेनस थ्रू आउट। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिख रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऊपर वाली लेयर में ज्यादा डार्क कलर है, नीचे वाली लेयर में ज्यादा डार्क कलर है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में पार्टिकल्स कैसे मिक्स्ड होते हैं भाई? तो पार्टिकल्स हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहेंगे। कैसे मिक्स्ड रहेंगे? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहेंगे। यूनिफॉर्मली मतलब यू कैन नॉट फाइंड क्लियरली कि इस वाले पोर्शन में पार्टिकल ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल जो हम अपने घरों में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो सेपरेटेड लेयर्स और बाउंड्रीज आर विजिबल। आपको यहाँ पे कोई सेपरेटेड बाउंड्रीज दिखी थी क्या कि यहाँ पे पर्टिकुलरली पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल है और इस वाली लेयर में पानी के पार्टिकल है? नहीं दिखा था। नहीं दिखा मतलब ये क्या है? ये है एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल्स आर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, और जो मैंने आपको बना के दिखाया पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर या फिर कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये सारे टाइप के जो सोल्यूशन है ये बिलोंग करते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी को। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर में हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मतलब क्या? हेटेरो मतलब द वर्ड इटसेल्फ सेज, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट क्या भाई? कंपोजिशन डिफरेंट, मतलब आपको वहां पे दिखेगा कि डिफरेंटली दो सेपरेबल लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी जब आप इस टाइप के सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? इसमें पार्टिकल्स रहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। A separated layer is visible. A separated layer is visible. यहाँ पे आपको separated layer visible दिखेगी। Again, sand and water का solution हम लोगों ने बना के रखा था। ठीक है, देखो मैंने जब सैंड इसमें डाला, अभी
काफी टाइम से मैंने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था, तो सैंड के पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए। तो यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर के साइड में सिर्फ और सिर्फ है पानी के पार्टिकल है, नीचे के साइड में जो है सैंड ने अपनी एक अलग सेपरेबल लेयर बना दी है। जब मैं इसको प्रॉपर स्टर कर लूंगी तो अगेन पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अगेन अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को बिलोंग करने वाले मिक्सचर्स की हमेशा सेपरेटेड लेयर फॉर्म हो, ठीक है, क्योंकि हम इसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन और देखने वाले जो होते, एक होता है कोलाइड्स और दूसरे होते हैं सस्पेंशन। जो हम लोगों ने सैंड एंड वाटर का एग्जांपल्स देखा, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है। सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या होता है, बड़ा होता है। पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो यू कैन इजीली विजुअलाइज दैट टाइप ऑफ पार्टिकल विथ नेकेड आइज, खुली आंखों से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जो हम लोगों ने बोला कि ट्रू सॉल्यूशन के बारे में और फर्दर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। मेजरली एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। ये जो तीनों नाम अभी हम सुन के आए हैं पिछले स्लाइड में, इन तीनों के बेसिस पे आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो यू हैव टू नो क्लियरली अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या, क्यों मैं इसको ट्रू सॉल्यूशन बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये बिलोंग करता है होमोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी को, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल, मतलब जितने भी ट्रू सॉल्यूशन होंगे उनका नेचर कैसा होने वाला है, होमोजेनस होने वाला है भाई। वो थ्रू आउट द कंपोजिशन कैसे रहने वाले, सेम रहने वाले, आपको कोई भी सेपरेबल लेयर उसमें दिखेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, देयर पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब इनका जो पार्टिकल साइज है बेटा वो भाई इतना छोटा होता है कि आप उनको नेकेड आइज से विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो कहाँ देखेंगे, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब सोचो कितना छोटा पार्टिकल होगा। और इतना छोटा पार्टिकल है इसलिए ही हमको सेपरेटेड लेयर जो है वो विजिबली दिखती नहीं, और पार्टिकल्स एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं दूसरे सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर होमोजेनस इन नेचर, ये कैसे नेचर के है, होमोजेनस नेचर के, मतलब होमोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, मतलब पार्टिकल्स इनमें यूनिफॉर्मली मिक्स रहेंगे एंड कोई भी सेपरेटेड लेयर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, हेंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब भाई ये टिंडल इफेक्ट मतलब क्या है भाई, तो जोहान टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टिंडल इफेक्ट डिस्कवर किया था सबसे पहले कोलाइड्स वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। टिंडल इफेक्ट मतलब होता क्या है, टिंडल इफेक्ट मतलब है इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है, किस तरीके से लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, तो भैया हम लोग मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सपोज उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ से लाइट को क्या करती हूँ, इंसिडेंट करवाती हूँ, अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लाइट की रे, एक लाइट की बीम इंसिडेंट करवाती हूँ, तो टिंडल इफेक्ट ये बोलता है कि जो मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस लाइट को स्कैटर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग का मतलब होता है उस लाइट को पर्टिकुलरली ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देना, ठीक है। सपोज ये लाइट की रे सबसे पहले इस पार्टिकल के पास आई, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, उसको हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। नेक्स्ट वो लाइट गई इस पार्टिकल के पास, तो ये पार्टिकल जो है उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। सो यू कैन सी अ क्लियर पाथ, आपको लाइट का क्या दिखेगा, एक क्लियर पाथ दिखेगा इस तरीके से कि लाइट जो है आपने यहाँ पे इंसिडेंट किया और लाइट जो है वो पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं और लाइट सीधी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये चीज, ये दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना बोल रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन में हमको देखने को नहीं मिलता है। करके देखे क्या, दिखता है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल, हमारे पास एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा, तो हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। अगर मैं इसमें लाइट की रेज, ये देखो मेरे पास एक एलईडी लाइट है, अगर मैं लाइट को इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही हूँ, तो आपको देखो, आपको अंदर से क्लियर पाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, लाइट का, कि लाइट जो है वो किस जगह से जा रही है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा रही है, दिख रहा है क्या, ये देखिए दिख रहा है क्या, लाइट यहाँ से यहाँ निकलती हुई दिख रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही, आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, अगर दिख रही होती तो यहाँ पे हमको पॉइंट दिखता लाइट का, नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते मैम, इसके पीछे रीजन तो होना चाहिए ना, तो बिल्कुल रीजन है। रीजन क्या है, रीजन इज दिस कि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल साइज जब इतना छोटा है तो हो सकता है वो पॉइंट साइज से, मतलब
10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा पार्टिकल है, पॉइंट साइज से भी छोटा है। तो हो सकता है उस पर लाइट इंसिडेंट भी हो रही हो और वो लाइट को स्कैटर भी कर रहे हो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, लेकिन वो इतनी कम अमाउंट में है कि वी कैन नॉट विजुअलाइज इट, हम उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली ये चीज हमको दिख नहीं रही अपनी आंखों से, तो हम लोग ऐसा कंसिडर भी नहीं करते कि वो स्कैटर करते हैं, ऑल्दो स्कैटर करते भी होंगे, लेकिन इतनी कम अमाउंट में होती है वो लाइट कि वी कैन नॉट फाइंड अ क्लियर पाथ ऑफ लाइट थ्रू दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, मतलब वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड लाइक फिल्टरेशन। आप इस टाइप के सोल्यूशन को इजी फिल्टरेशन वाली मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है सेपरेशन टेक्निक। तो सेपरेशन टेक्निक में हम लोगों को पढ़ना है कि हम अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है इनको हम लोग फिल्टरेशन वाली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? तो आपको पता है, बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि हम लोग जो है वो सॉल्ट खाते हैं, हमारे पास सॉल्ट आता है। सॉल्ट कहाँ से आता है? आपको पता है सी वाटर में भर भर के सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो उस सॉल्ट को जब आप बोल रहे हो कि मैम हम इजी फिल्टरेशन वाली मेथड से इन सॉल्ट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते पानी से, तो कोई दूसरी मेथड तो होगी, बिल्कुल है, और हमारे सिलेबस में भी दिया है वो मेथड। दैट मेथड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाली मेथड से आइसोलेट करते हैं सॉल्ट को, लेकिन फिल्ट्रेशन वाली मेथड से इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई इनका पार्टिकल साइज ही इतना कम है ना, नैनोमीटर में है, और हमारे फिल्टर पेपर का साइज तो कुछ माइक्रोमीटर वगैरह में होता है। तो ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जब आप उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो फिल्टर पेपर के साथ फिल्ट्रेट में भी पास होके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग से फिल्टर पेपर पे कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा इस टाइप के सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में, बिकॉज दे हैव वेरी लेस पार्टिकल साइज, लेस देन 1 नैनोमीटर इट कैन सी, ठीक है। तो इसीलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू इजी फिजिकल मेथड कॉल्ड एज फिल्टरेशन, ठीक है। इनके लिए हम अलग मेथड पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। दे आर स्टेबल सोल्यूशन। ये कैसे है भाई, इनको हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी में कैसे सोल्यूशन है, स्टेबल सोल्यूशन। स्टेबल का मतलब क्या है कि मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन 1 घंटे से करीब 1 घंटे से बना के रख दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी 1 घंटे बाद आने के बाद भी, या फिर आप अपने घर में करके देखो, सॉल्ट को मिक्स कर दो पानी में और काफी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, लेकिन आपको दिखेगा कि कब, मतलब आप उसको अगर रात भर भी छोड़ दोगे वैसे ही तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन आपको सेपरेटेड लेयर नहीं दिखेगी, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब होता है, और स्टेबल सोल्यूशन होने का मतलब होता है कि आपने एक बार वो सोल्यूशन बनाया तो अंटिल जब तक आप उसको कोई सेपरेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट आउट ना करो, उनके अंदर के दोनों कंपोनेंट्स वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। कौन से होंगे ये दोनों कंपोनेंट्स? तो ये 2 कंपोनेंट्स होंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, अलॉयज एक्सेट्रा। व्हाट आर अलॉयज? तो मैंने आपको बताया था अलॉयज भी क्या है, अलॉयज आर द मिक्सचर्स, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ 2 मेटल्स और अ नॉन मेटल। आप क्या कर सकते हो, आप अलॉयज बना सकते हो मेटल, 2 मेटल को आपस में मिक्स करके, या 1 मेटल और 1 नॉन मेटल को आपस में मिक्स करके। क्यों बनाए जाते हैं अलॉयज? तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में तांबे पीतल के बर्तन होते थे पहले, ऑल्दो उनमें ज्यादा जल्दी कोरोजन नहीं लगता, लेकिन फिर भी टाइम के साथ कॉपर के बर्तन भी क्या होते हैं, ग्रीनिश होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कोरोजन कॉज करते जाते हैं। तो वो ऐसे टाइप के कोरोड वाले बर्तनों में तो हम रिलाई नहीं कर सकते उनके साथ, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टील बनाया। स्टील क्या है? स्टील इज एन अलॉय। वो क्या है? मिक्सचर है, 2 टाइप के, एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर है, उसमें कार्बन भी है, उसमें आयरन भी है, ठीक है, कुछ अमाउंट में। तो इसीलिए इस टाइप के मिक्सचर्स को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम लोगों को ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, हम लोगों को कोरोजन वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो वहां पे जब हम दो या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी साथ में अल्टर होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अलॉयज, ठीक है। तो अलॉयज जो है वो भी ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। आप अलग अलग बता नहीं सकते ना कि इस पोर्शन में मेटल है, इस पोर्शन में ज्यादा नॉन मेटल है, आप बता नहीं सकते उसको, ठीक है। तो एक सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उस सोल्यूशन में कौन से ऐसे 2 कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि जिनके नीचे सेटल डाउन होने से 2 सेपरेटेड लेयर फॉर्म होती है। तो भाई कोई भी सोल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से कंपोनेंट? तो एक पहला कंपोनेंट होता है सोल्यूट एंड दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि हम लोगों को जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के, तब ये इक्वेशन हमको काफी ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन जो है वो कौन कौन सी चीजों से बना है? एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट से बना है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट।
क्या होते हैं ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो भाई सोल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में ऐसी फेज है जो कि डिसॉल्व होती है, विच गेट्स डिसॉल्व, ठीक है। सोल्यूट ऐसी फेज है जो कि डिसॉल्व की जाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। इट इज डिसॉल्व, इट गेट्स डिसॉल्व और इट इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। ये कैसे मतलब कितना अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाली फेज है? ऐसी फेज विच इज प्रेजेंट इन वेरी मिनिमम अमाउंट, दैट फेज ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूट फेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया कि जब भी हम लोग सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम सॉल्ट जो है वो कम अमाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, पानी ज्यादा लिया है, तो सॉल्ट जो है वो क्या कहलाएगा उस सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन जो बना वो सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बना, सॉल्ट उसमें हमने कम डाला, सॉल्वेंट ज्यादा डाला, तो जो सॉल्ट है, जो कम अमाउंट वाली फेज है, उस सॉल्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सॉल्ट इज द सोल्यूट इन सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, ठीक है। अनदर कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सोल्यूट, ऐसा सब्सटेंस जो कि सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, जो अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, और इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जैसे अगेन सॉल्ट एंड वाटर के सोल्यूशन में वाटर क्या है भाई? तो वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बना के देख लेते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 ml टोटल मैंने 25 ml जो है वो सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का क्या बनाया मैंने? 25 ml सोल्यूशन बनाया है। इस 25 ml सोल्यूशन बनाने में मैंने क्या किया है, कैसे बनाया मैंने इसको? तो मैंने इसमें डाला है 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट और मैंने लिया है 20 ml पानी, 20 ml H2O, ठीक है। 20 ml H2O में मैंने 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड किया, टोटल सोल्यूशन मेरा बना है 25 ml, ठीक है। तो उसमें ये जो सॉल्ट है ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सोल्यूट कंपोनेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट एंड इट गेट्स डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है। किसमें डिसॉल्व होगा? वही पानी में। पानी मैंने कितना लिया है? 25 ml, इससे ज्यादा ही अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, इसलिए वाटर वाली फेज कौन सी फेज हो जाएगी? सॉल्वेंट फेज। और टोटल दोनों को मिला के क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बना, सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बना। इसलिए हम लोगों ने वो इक्वेशन लिखी थी, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसी फेज जो कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी और डिसॉल्व होगी, सॉल्वेंट ऐसी फेज जो कि अपने अंदर डिसॉल्व करेगी सोल्यूट को और एंड इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब ये जो कोलाइड्स है ये बेसिकली हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये हमको दिखने में होमोजेनस ही दिखते हैं, जैसे मिल्क, ब्लड, ठीक है, शेविंग क्रीम, फोम, फॉग, मिस्ट, ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, जिसमें अलग अलग टाइप के डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। मैम ये क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हो आप? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। एक्चुअली अभी हम लोग ये चीज पढ़ के आ रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग कोलाइड्स के एस्पेक्ट में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स में प्रेजेंट रहने वाली जो दो फेज है उसको मैंने नाम दिया है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब मैम ये होता क्या है? सो भाई डिस्पर्स फेज इज इक्विवेलेंट टू द सोल्यूट फेज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जो हम लोगों ने सोल्यूट के बारे में पढ़ा था, दैट इज ओनली द डिस्पर्स फेज इन कोलाइड्स, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम मतलब जो हम लोगों ने सॉल्वेंट वाली फेज पढ़ी थी ना, उसी सॉल्वेंट वाली फेज का नाम है इन टर्म्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब कोलाइड के एस्पेक्ट में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट ये वर्ड यूज करने के बजाय डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डिस्पर्स फेज अगेन मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी और वो डिसॉल्व होगी। डिस्पर्शन मीडियम अगेन ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाली है और ये अपने अंदर इस डिस्पर्स फेज को क्या करेगी? डिसॉल्व करेगी। इन दोनों के बेसिस पे अलग अलग टाइप के कोलाइड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं भाई नेचर में, ठीक है। अलग अलग डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो अलग एग्जांपल होंगे कोलाइड के। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो अलग एग्जांपल्स होंगे। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स बनते हैं कोलाइड्स के, ठीक है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? तो इनका जो पार्टिकल साइज है वो रेंज करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। और बहुत बार डिस्टिंग्विशन, जब हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले मतलब पढ़ेंगे या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, तो आपको मेजरली पार्टिकल बेसिस पे डिफरेंस शो करने बोलता है, ठीक है।
अब ये जो कोलाइड्स है इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको सोल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्स। तो कभी कभार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सोल्स एंड सस्पेंशन। तो सोल्स मतलब किसी को समझता नहीं है, सब जो है वो ट्रू सॉल्यूशन ही लिख के आते हैं, ठीक है। सोल्स जो है वो कोलाइड्स का ही अनदर नेम है, ठीक है। तो इनका पार्टिकल साइज है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। दे अपीयर्स टू बी होमोजेनस, ये दिखने में हमको कैसे दिखेंगे? होमोजेनस। बट एक्चुअली कैसे होने वाले हैं? एक्चुअली इनका नेचर कैसा रहने वाला है बेटा? हेटेरोजेनस। क्यों ऐसा स्पेशल एक सेंटेंस यूज किया हम लोगों ने, अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली हेटेरोजेनस? तो भाई आपको भी पता है, ब्लड दिखने में कैसा दिखता है? बहुत ही ज्यादा होमोजेनस रेड कलर का, बट एक्चुअल में कैसा होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। मतलब मेजरली 2 कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट से बना हुआ है कौन? हमारा ब्लड। लेकिन दिखने में हमको कैसा दिखता है? सिर्फ रेड कलर का। तो दिखने में तो हमको होमोजेनस दिख रहा है, बट एक्चुअल में कैसा है? हेटेरोजेनस, ठीक है। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। वो ये जो कोलाइड्स है ये बिल्कुल स्कैटर करते हैं लाइट को, ठीक है। और क्या शो करते हैं? दे शो टिंडल इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर आप कोलाइड सोल्यूशन से लाइट पास करोगे तो यू कैन इजिली सी अ क्लियर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दैट सोल्यूशन, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू इजी फिल्ट्रेशन। इनको भी हम इजी फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है, एक स्पेशल मशीन आती है जिसको लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, एंड उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दे कैन ओनली बी सेपरेटेड थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको अगर किसी पर्टिकुलर मतलब डिसीज अगर होती है, कोई भी या पर्टिकुलर बीमारी होती है, आपको उसके लिए डायग्नोस करवाने जाते हैं तो सबसे पहला टेस्ट आपको बताता है ब्लड टेस्ट, ठीक है। डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? सबसे पहला टेस्ट ब्लड टेस्ट। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले अंडर सेपरेशन टेक्निक कि उस ब्लड टेस्ट में क्या ऐसा क्या होता है कि आपको अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स की परसेंटेज वाइज काउंट जो है वो आके मिलता है। आपको ब्लड रिपोर्ट आपने देखी होगी, अगर कभी पढ़ी भी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें प्लाज्मा का मतलब आपके ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है, कितना होना चाहिए, आरबीसी कितना परसेंटेज में कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट का काउंट जो है वो आपको एक पर्टिकुलरली लिख के मिलता है। तो किस टेक्निक से ये इन ब्लड सेल्स को सेपरेट आउट किया जाता है? तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। सो कोलाइड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। दे आर स्टेबल सोल्यूशन। ये भी कैसे है? स्टेबल सोल्यूशन है। मतलब एक बार अगर मिक्स हो गए तो अंटिल जब तक आप उनको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट आउट नहीं करोगे, काफी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी छोड़ दो तब भी सेपरेट आउट नहीं होंगे। आपके घरों में मिल्क आता है ना, उसमें मिलावट होती है पानी की, हम उसको काफी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो भी क्या पानी अलग हो जाता है? क्या नहीं होता, ठीक है। अगर नहीं होता इसका मतलब ये कैसे है? स्टेबल सोल्यूशन है। क्या एग्जांपल्स है कोलाइड्स के? वैसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन करके रखे, जैसे मिल्क है, ब्लड है, फोम है, शेविंग क्रीम है, फॉग है, मिस्ट है, ठीक है, कलर्ड जेमस्टोन्स है। दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन इज द अनदर कैटेगरी ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। दे आर प्योरली हेटेरोजेनस। मतलब हमको दिखने में भी हेटेरोजेनस ही दिखेंगे और एक्चुअल में होते भी हेटेरोजेनस है। ये कोलाइड्स के जैसे दोगले नहीं है, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है? इनका पार्टिकल साइज कैसा होता है? इनका पार्टिकल साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। अगर मोर देन 100 नैनोमीटर है तो यू कैन इजीली विजुअलाइज दोस पार्टिकल विथ नेकेड आइज। आप खुली आंखों से उन पार्टिकल्स को देख सकते हो। जैसे मैंने आपको सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन दिखाया कि सैंड एंड वाटर के सोल्यूशन में सैंड जो है वो सेपरेटेड लेयर फॉर्म करी हुई हमको नीचे दिखती है, और सैंड के ग्रेन्स को भी हम लोग देख सकते हैं, इजीली हम मिक्स भी कर सकते हैं। तो इनका पार्टिकल साइज कैसा है बेटा? मोर देन 100 नैनोमीटर है। अगर मोर देन 100 नैनोमीटर है तो वी कैन इजीली विजुअलाइज इट बाय नेकेड आइज, ठीक है। दे आर हेटेरोजेनस इन नेचर। कैसे नेचर के है? हेटेरोजेनस नेचर के। हेटेरोजेनस मतलब ये डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करते हैं, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे मे और मे नॉट बी। हाँ, अब ये समझने वाली बात है भाई। दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मतलब ये कभी कभार टिंडल इफेक्ट शो करेंगे भी, कभी नहीं भी करेंगे। तो कब करेंगे मैम और कब नहीं करेंगे, और ये कैसी बात हुई? तो भाई ये तब करेंगे टिंडल इफेक्ट शो जब आपने पार्टिकल को अच्छे से सस्पेंड करके रखा है। जब पार्टिकल को मैं अच्छे से सस्पेंड करूंगी तो पार्टिकल मतलब वो बड़े से पार्टिकल पानी के पार्टिकल के साथ मिले हुए, मिक्स हुए, सस्पेंडेड फॉर्म में है, इसलिए तो उनका नाम सस्पेंशन पड़ा है, ठीक है। जब पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में है, when particles only shows when particles are in suspended form। जब पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड फॉर्म में है, घुले हुए हैं सोल्यूशन में, तब आपको वहां पे लाइट का क्लियर पाथ दिखेगा, तब वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन जब इनको ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो वो क्या करते हैं? वो सेपरेटेड लेयर फॉर्म कर लेते हैं भाई।
नीचे जो है वो पूरी सॉलिड की मतलब पूरी सैंड के पार्टिकल की लेयर बन जाएगी और ऊपर जो है वो पानी के पार्टिकल की लेयर बन जाएगी। जब ये चीज हुई, सेपरेटेड लेयर जब फॉर्म हुई, तो आइदर आप ऊपर के पार्ट में लाइट इंसिडेंट करवाओ या नीचे के पार्ट में लाइट इंसिडेंट करवाओ, यू कैन नॉट फाइंड अ क्लियर पाथ। आपको दोनों जगह पे क्लियर पाथ जो है वो नहीं दिखेगा लाइट का, मतलब दे कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट एट दैट टाइम व्हेन द सेपरेटेड लेयर्स आर फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में है सो दे कैन शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय इजी फिल्टरेशन। अब भाई पार्टिकल्स का साइज ही इतना बड़ा है कि उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी फिल्टरेशन वाली मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? तो भाई आपको पता है हमारे पास एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फनेल बोलते हैं। ठीक है, इस फनेल में एक फिल्टर पेपर रख दो, फिल्टर पेपर से ऊपर से ये वाला जो सोल्यूशन है, सस्पेंशन वाला जो सोल्यूशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोर करेंगे। जैसे हम लोगों ने पोर किया, नीचे जो है वो अनादर बीकर ने हम लोगों ने रख दिया है, तो पोर करने के बाद जो लिक्विड कंपोनेंट है वो मुझे क्या मिलेगा, एज अ फिल्ट्रेट फॉर्म में इस साइड में सेपरेट आउट होकर मिल जाएगा। वाइल जो पेबल्स वाले स्टोन है, पेबल्स मतलब आपको पता है स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, पेबल्स वाले स्टोन्स है या फिर जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं, वो सैंड पार्टिकल्स बीइंग हेवी पार्टिकल और बीइंग मोर देन 100 नैनोमीटर इन देयर पार्टिकल साइज, दे कैन easily trapped on filter paper. तो you can easily achieve separation through easy filtration method in suspension. ठीक है, दे आर अनस्टेबल सोल्यूशन। ये कैसे होते हैं भाई, ये अनस्टेबल सोल्यूशन होते हैं। क्यों अनस्टेबल, क्यों अनस्टेबल बोला हम लोगों ने, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि जब भी हम लोग इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो ये सेपरेटेड बाउंड्रीज फॉर्म कर लेते हैं, सेपरेटेड लेयर फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए तो हम लोगों ने इनको हेटेरोजेनस बोला। ठीक है, तो क्या एग्जांपल्स है ऐसे टाइप के सोल्यूशंस का? इनका एग्जांपल है सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन, चॉक पाउडर एंड वाटर का सोल्यूशन। आप इनको बना के देख सकते हैं, सेपरेट आउट करके देख सकते हैं, इजी फिल्ट्रेशन वाली मेथड करके कैरी आउट करके देख सकते हैं घर पे भी। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो हमारे घरों पे ही मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को डिस्कस करना है और इसके साथ हम लोग एंड करेंगे आज का अपना ये सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे एज वेल एज इनके सेपरेशन टेक्निक की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। ये टर्म क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एसिड बेस की बात करते हैं क्लास 7th में, क्लास 8th में एसिड बेस इनकी बात की होगी आपने। ठीक है, तो एसिड्स के लिए हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं। अगर वो एसिड प्योर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एसिड कैसा है, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कैसा एसिड है? काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। भाई उन्हीं एसिड में जब हम लोगों ने पानी मिला के उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी, तो उस टाइप के अनदर टाइप के एसिड को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड। तो ये जो दो वर्ड है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट, ये मैंने किस बेसिस पे बनाए? तो भाई इस बेसिस पे बनाए, इस कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स के बेसिस पे बनाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने उसमें डाला है, आपने उसमें ऐड किया है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अगर मैंने ज्यादा अमाउंट का सोल्यूट डाला है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, अगर मैंने कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला है तो कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मुझे पता है थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, थोड़ी बहुत नई चीजें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने दो बीकर लिए, क्या किया? दो बीकर लिया, दोनों बीकर में सेम टाइप का सोल्यूशन बना रही हूँ। कौन सा सोल्यूशन? अगेन हमारा फेवरेट सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन बना रही हूँ मैं? सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बना रही हूँ, लेकिन कंपोजिशन दोनों में अलग अलग लिए। ठीक है, टोटल कितना बना रही हूँ मैं? तो टोटल 25 ml ही बना रही हूँ। ठीक है, ये भी 25 ml बनेगा, ये भी 25 ml बनेगा। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन कैसे डिफर करेगा आप देखो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें ऐड किया है 5 grams ऑफ सॉइल इन 20 ml ऑफ वाटर। 5 grams ऑफ सॉल्ट इन 20 ml ऑफ वाटर। ठीक है भाई, मैं दूसरे ये हो गया सोल्यूशन ए। ठीक है, अब सोल्यूशन बी जो मैं बना रही हूँ, सोल्यूशन बी में अनदर काइंड ऑफ कंपोजिशन इज देयर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 10 grams ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इन 10 ml ऑफ, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज मैंने 6 grams डाल दिया, 6 grams ऑफ सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पानी कितना लेना पड़ेगा टोटल 25 ml बनाने के लिए? 19 ml ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दिया, ठीक है। तो ए वाले सोल्यूशन में ए वाले सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, बी वाले सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पूछूं तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसको मैं बोलती हूँ उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, 1 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड किया है। तो दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स बी वाला सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो आपको कहने का मतलब समझ रहा है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे जज करते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उस बेसिस पे, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब क्यों परसेंटेज? तो जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है, अभी आया भी होगा, तो रिजल्ट जो है वो आपका एक एस्टिमेट परसेंटेज के फॉर्म में आता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? एक एस्टिमेट वैल्यू होता है कि अप्रोक्स आपको इतना इतना होगा। तो वैसे ही हम लोग, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में एक टेंटेटिव वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज, आप इनको 3 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? मास बाय मास परसेंटेज से। अगर आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिडिफाई फॉर्म में दिए हैं या फिर केजीज में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, मास बाय मास परसेंटेज में उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये हम लोग इसके बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं हमारे सिलेबस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है मास ऑफ टोटल सोल्यूशन है यहाँ पे, तो और ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट का मास है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, ठीक है। इतना इजी थोड़ी 9th क्लास में आ गए हो भाई, थोड़ी बहुत चीजें तो लेवल अप होगी, तो डायरेक्टली आपको आयता नहीं दिया रहेगा कि मास ऑफ सोल्यूट यहाँ दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया, डायरेक्ट पुट करो एंड गेट द आंसर। नहीं, यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूट अलग से दिया रहेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा। नीचे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस वाले पोर्शन में आपको एडिशन करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं न्यूमेरिकल में, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड अप करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अनदर टाइप इज देयर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो तीनों में आप देख रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैम क्या काम आता है, क्यों हम लोग अपने सिलेबस में ये कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजें पढ़ रहे हैं? तो भाई बहुत काम की चीज है, जब आप लोग फर्दर क्लासेस में जाओगे तो इस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के मेडिसिन बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बोलूं, मतलब मेडिसिन वाले प्रोडक्ट बोलूं, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोलूं, या फिर और भी कोई अलग अदर टाइप के प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें जो है वो मिला के बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आज घर जाके देखना, ठीक है। कफ सिरप्स आती है ना आपकी, कफ सिरप्स या फिर मेडिसिन आती है, तो उस कफ सिरप्स के पीछे के कंटेंट आप पढ़ना। उस कंटेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कफ सिरप है तो अल्कोहल जो है वो इट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। उसके बाजू में लिखा रहता है 0.5% V/V। तो ये परसेंट V/V क्या है बेटा, ये परसेंट V/V है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब इतना परसेंटेज में इथेनॉल जो है उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर कप सिरप में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म कहाँ काम आती है, तो आप जब प्रीवियस क्लासेस मतलब बड़ी क्लासों में जाके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि अलग अलग क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जब आपको करना है तो आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज वाला ही सोल्यूशन चाहिए। तो आपको बोला जाएगा 10% NaCl का सोल्यूशन बनाओ, 25% NaCl का सोल्यूशन बनाओ, 50% NaCl का सोल्यूशन बनाओ। तो उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना लोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना पानी लोगे, कितना NaCl लोगे, ये सारी चीजें जो है वो हमको सीखनी है, ठीक है। एंड ये काम किस में आती है कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनमें हर एक चीजों की क्वांटिटी पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज ऐड की जाती है। जब हम पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज चीजें ऐड करते हैं तभी उनका एक प्रॉपर कंपोजिशन बनता है, ठीक है। तो आप ये चीज है, ये जो परसेंटेज वाली चीज है ना, वो आप किसी भी कप सिरप के कंटेंट में या किसी भी मेडिसिन के कंटेंट में पीछे देख सकते हो, उनके कंटेंट में
कोई एक पर्टिकुलर नाम लिखा रहता है और उसके बाद %V/V या %M/M ऐसे करके लिखा रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स की। 2-3 पैटर्न्स देखेंगे, 1-2 आपको होमवर्क भी मिलेगा, एज वेल एज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन पर्टिकुलर सोल्यूशंस की सेपरेशन टेक्निक। आज के वीडियोस में हम लोगों ने बेसिकली सारे टाइप के मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कोलाइड, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब बारी है इनको सेपरेट आउट करने की, कि हम इनको सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, एंड ये सेपरेशन टेक्निक क्यों हम लोगों को पढ़ना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अंटिल देन, गुड बाय, जय हिंद।